वे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों का स्वागत है। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति, साहस, धैर्य और दृढ़ता की मूर्ति माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई आंबेडकर, राजर्षि साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई एवं 21वीं सदी के महानायक कांसीराम साहब के चरणों में वंदन। बहुजन समाज के समय समय पर जन्मे महापुरुषों और नारी रत्नों के चरणों में वंदन। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित सहकारियों को मेरा जय भीम। आज का हमारा सब्जेक्ट है थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। और इस सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक है कि कैसे स्लेवरी कल्चर का निर्माण किया गया और अगर हमें स्लेवरी कल्चर से मुक्त होना है तो इसके लिए थिंकिंग जरूरी है। जब हम महान अशोका के समय की बात करते हैं, थिंकिंग सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ महान अशोका के शासन से। उनके शासन में सभी को थिंकिंग स्किल सिखाई जाती थी, जिसको अनविक्षी की विद्या कहा जाता था। ये शिक्षा सभी के लिए फ्री एंड कंपलसरी थी और इस विद्या के माध्यम से उस समय महान अशोका अपने प्रजा में रेशनलिटी ला सके थे और उनको साइंटिफिक एटीट्यूड भी ला सके थे, जिसकी वजह से एक बड़े तौर पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी या खत्म होने तक पहुंच चुकी थी। लेकिन महान अशोका के जो नेक्स्ट जो बृहदत्त मौर्य थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना के साथ मनुस्मृति का निर्माण किया गया। और मनुस्मृति के माध्यम से ही, क्योंकि जो सीक्रेट ऑफ महान अशोका का शासन का था वो लोग जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति के माध्यम से बहुजन समाज से राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस छीन लिया गया था। क्योंकि विदाउट एजुकेशन कोई भी व्यक्ति सही दिशा में थिंक नहीं कर सकता, अपने खुद के जो कोई भी स्किल होगी उसको डेवलप नहीं कर सकता, उसके साथ नॉलेज नहीं आ सकता और बहुत सारी कमतरताएं व्यक्तित्व में रहती है। प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने खुद पे डिपेंडेंट नहीं रह पाता था, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और सेल्फ डिफेंस, स्वरक्षा के अधिकार न होने के कारण वो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। तो ये तीनों अधिकारों के छीनने की वजह से उस समय के जो बहुजन समाज के लोग थे उनको स्लेवरी कल्चर उनके ऊपर थोपा गया। ये अधिकार छीनने की वजह से वो लोग डिपेंडेंट हो चुके। दूसरे जो शासन थे उस शासन के डिपेंडेंट ग्रुप हो चुका, जिसकी वजह से बहुजन समाज स्लेवरी कल्चर का विक्टिम बना और फिर से बहुजन समाज एक जो अनथिंकिंगनेस की तरफ उसको ले जाया गया। बिकॉज ऑफ अनथिंकिंगनेस और ये लॉ ऑफ इमिटेशन, कास्ट रिजिड क्यों हुई? क्योंकि जो कास्ट का निर्माण किया गया था उसके बाद बहुजन समाज के लोग उसका इमिटेट करते गए और इस इमिटेशन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशनली ये सभी में सभी लोग इसका पुनरावर्तन करते गए, इसका अनुकरण करते गए और कास्ट एक रिजिड बनती गई। एनक्लोज्डनेस, सभी को अलग अलग ग्रुप में बांटने की वजह से जो सामाजिक समन्वय है, जो फ्री एंड वेरिड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से सभी लोग एक ग्रुप में एनक्लोज हो चुके थे, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एंड अनथिंकिंगनेस, लैक ऑफ लर्निंग, डूइंग एंड थिंकिंग, क्योंकि जो लैक ऑफ लर्निंग, डूइंग एंड थिंकिंग था, इसी वजह से हम एक इंटेलेक्चुअल ट्रैप में फंसे, एक अनथिंकिंगनेस में फंसे, जिसकी वजह से हम अपने को ना खुद को सर्वाइव कर पाए, ना खुद का डेवलपमेंट कर पाए और उसी स्लेवरी कल्चर के विक्टिम बने रहे। Manusmriti was a successful project to convert thinking majority people into unthinking majority people to perpetuate worst slavery culture. मनुस्मृति के द्वारा जो अशोका के समय में, महान अशोका के समय में थिंकिंग मेजोरिटी पीपल थे उनको अनथिंकिंग मेजोरिटी पीपल में कन्वर्ट करने के लिए और स्लेवरी कल्चर का निर्माण करने के लिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तैयार किया गया। तो महान अशोका के शासन के बाद जो मनुस्मृति का निर्माण हुआ, जिससे बहुजन समाज अनथिंकिंगनेस का शिकार हुआ, एनक्लोजनेस का शिकार हुआ, इमिटेशन का शिकार हुआ
और ये जो स्लेवरी कल्चर है ये डे बाय डे मजबूत होता गया, रिजिड होता गया, और बहुजन समाज आज भी 21वीं सदी में भी इस कल्चर का विक्टिम बना हुआ है। इस कल्चर से अगर हमें मुक्त होना है, अगर हमें इस विक्टिमाइजेशन से मुक्त होना है, तो हमें थिंकिंग सीखना जरूरी है। बहुजन समाज में थिंकिंग सीखना और थिंकिंग के जो टेक्निक्स एंड टूल्स है उसको समझना जरूरी है, और इसको डेवलप करना भी जरूरी है। हम जानेंगे जय भीम का मीनिंग क्या है। जब हम यूज करते हैं एक दूसरे को जय भीम बोलते हैं, यानी कि आई विश एंड ऑनर द ग्रेटनेस इन यू, यानी कि आप में जो महानता और मानवता निहित है उसको मैं उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। जब हम जय भीम बोलते हैं तब हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय की जो हमें आदर्श दिया है, जो भावना दी है, वो हम अपने अंदर भी निहित जो है उसको भी, और हमारे सामने जो व्यक्ति है उसमें भी निहित है, उसको सम्मान देते हैं, उसको और एक दूसरे में उस भावना को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो फ्रेटर्निटी है बहुजन समाज के लोगों के बीच, जो फ्रेटर्निटी है उसको हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जय भीम मीन्स आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। धीमंत, धीमंत शब्द यानी कि एक्सपर्ट इन थिंकिंग, जो व्यक्ति विचार कौशल्य में प्रवीण है, या जो व्यक्ति अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो भाव शुद्धि है उसके साथ, विचार कौशल्य में प्रवीणता के साथ व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, और जो विचार कौशल्य में प्रवीण होते हैं उसको हम धीमंत विशेषण से बुलाते हैं। इक्वल प्रोनाउन फॉर ऑल, ये सभी के लिए इक्वल है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को हम धीमंत से बुला सकते हैं। दूसरे जैसे हम अलग अलग प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन वो महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं, कोई धनाढ्य व्यक्ति या गरीब व्यक्ति में भेदभाव करते हैं। लेकिन धीमंत वर्ड आपकी ना इकोनॉमिकली कोई भी इसमें डिफरेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना आपके कोई भी लिंग हो उसका भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन सभी को एक इक्वल माना जाता है और इक्वल उसको उद्बोधन किया जाता है। इसीलिए धीमंत शब्द का यूज किया जाता है, जो विचार कौशल्य में प्रवीण हो, और सभी के लिए, महिला और पुरुष सभी के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अनविकसित की विद्या क्या है, हमने आगे देखा, लेकिन इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि अनविकसित की विद्या क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 2300 साल पहले जो महान अशोका का शासन था, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में लिखा है कि जब मैं पास्ट में देखता हूँ तो मैं सिर्फ महान अशोका का शासन ऐसा देखता हूँ जो ग्रेटनेस एंड ग्लोरी का समय था, जो महानता, मानवता एंड समृद्धि का एक समय था, एक काल था, जो महान अशोका के शासन में यानी कि मौर्य काल में था। तो इसका कारण था कि उस समय में वेलफेयर स्टेट के लिए सभी पॉलिसी लागू की गई थी, साथ ही एजुकेशन में अनविकसित की विद्या सिखाया जाता था। अनविकसित की विद्या इज इक्वल टू थिंकिंग स्किल। अशोका द ग्रेट adopted and implemented the faculty of thinking skill in education system. उस महान अशोका के शासन में एजुकेशन सिस्टम में थिंकिंग फैकल्टी को एडॉप्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट भी किया गया था। इसको लाइट ऑफ ऑल साइंसेस बोला जाता है। जो अनविकसित की विद्या है इसको लाइट ऑफ ऑल साइंसेस यानी कि सभी विद्याओं का दीप है, क्योंकि जब हम विचार कौशल्य में प्रवीण होते हैं, जब हमारा थिंकिंग अप्लाई करते हैं, तब हम चाहे कोई भी विद्या हो उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं, और हर एक एक्शन प्लान और कोई भी रीजन हो उसको रेशनैलिटी और साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ थिंक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लाइट ऑफ ऑल साइंसेस यानी कि हर एक विद्या का एक दीप है, जिससे हम सभी विद्याओं को और बेटर वे में, राइट वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में समझ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनविकसित की विद्या फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल थे उस समय, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन ये विद्या सभी को दी जाती थी, स्त्री हो या पुरुष हो, और प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक
यानी कि प्राथमिक से लेकर अनुस्नातक तक सभी विद्यार्थियों को ये विद्या एजुकेशन सिस्टम में दी जाती थी, जिसकी वजह से एक सोच विचार करने वाला समाज का निर्माण हुआ। उस समाज का रेशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग की वजह से, साइंटिफिक एटीट्यूड की वजह से इन लोगों में फ्रेटर्निटी की भावना भी इनकलकेट हुई, क्रिएट हुई। जब हम बात करते हैं कि जो हमारे महापुरुष है, महान अशोका, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, उन सभी ने अपनी थिंकिंग इम्प्लीमेंट कर की, और हमारे महापुरुषों और नारी रत्नों के हर एक एक्शन में हम थिंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, और थिंकिंग के द्वारा ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। जैसे कि महानायक कांशीराम साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारे जो बहुजन समाज के 108 महापुरुष है जिन्होंने जो अपना त्याग और संघर्ष किया है, उसी की वजह से आज हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाया है। उस संघर्ष का परिणाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतने संघर्ष के कारण हमें ये मिला है, और उस समय में सभी हमारे महापुरुषों ने जो प्रयास किए, जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन हुआ और एक समाज डिग्निफाइड लाइफ की तरफ आगे बढ़ा। महान अशोका के शासन में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सभी महापुरुषों के हर एक एक्शन में थिंकिंग अप्लाई हुआ है, और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है, जिसमें से हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं महान अशोका द ग्रेट। उन्होंने जो थिंकिंग अपना अप्लाई किया, थिंकिंग इम्प्लीमेंटेड बाय अशोका द ग्रेट फॉर वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने किस तरह से अपनी थिंकिंग को इम्प्लीमेंट किया। एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन पॉलिसी में हर एक तरह की शिक्षा दी जाती थी, और साथ में अन्य की विद्या भी थी। और उन्होंने कहा कि मैं मेरे शासन में जो प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ, वह मूलतः समाज को सोच विचार करने, प्रजा को सोच विचार करने वाला बना के ला सका हूँ। और उनके इसके साथ अनविकसित के साथ भी जो दूसरे सब्जेक्ट भी या दूसरी विद्याएं भी पढ़ाई जाती थी, वो भी सभी के लिए थी। फ्री एंड फॉर ऑल यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एजुकेशन पॉलिसी महान अशोका के समय में थी। हेल्थ पॉलिसी, महान अशोका के समय में जो हेल्थ पॉलिसी थी, वो भी सभी के लिए थी। ह्यूमंस, एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स है, उन सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया था, और सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, और अमुक जगह के या अमुक अंतर पे सभी को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए। और खास करके जो औषधि है, उसको भी रास्ते के दूसरे रास्ते पे उस औषधियों का भी क्रॉप किया गया, जिसकी वजह से वहां से रास्ते से जो कोई भी पथिक गुजरते हैं या कोई भी एनिमल वहां पे निकलता है, तो उसको वो स्वास्थ्य की सुविधा भी मिल पाए। और अदर जो हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज थी, वो भी फ्री एंड फॉर ऑल थी। तो ये भी उनका एक सक्सेसफुल नीति था फॉर वेलफेयर स्टेट। उन्होंने जो डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी किया, जैसे कि उन्होंने जो रास्ते के दोनों और वृक्षों को बोया, जिसकी वजह से लाइक बनियान ट्री, जिसकी वजह से लोगों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को छांव मिल पाए। और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो उनके शासन में उन्होंने क्रिएटिविटी के साथ अपने शासन में डेवलपमेंट किया। और उनका बेस्ट एग्जांपल है एडिक्स, जो उन्होंने शिलालेख का निर्माण करवाया, क्योंकि शिलालेख के माध्यम से उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को महान अशोका का डायरेक्ट मैसेज मिल पाता था। उसमें जो भी निहित था, चाहे नैतिक मूल्यों के बारे में, बुजुर्गों के मान सम्मान के बारे में, या कोई भी सूचना हो, वो महान अशोका ने जो अपने एडिक्ट्स में लिखी, वो उनकी प्रजा को मिल सकती थी, वहां से गुजरने वाले अधिकारियों को भी मिलती थी, और वहां पे जो भी विजिलेंस है उनको भी माहिती मिलती थी। तो एक एडिक्ट्स, वो भी एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी फॉर डेवलपमेंट। उनकी कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस जो व्यवस्था थी विजिलेंस की, उन्होंने अपने जो भी अधिकारी थे या जो भी विजिलेंस थे, उनको उन्होंने आदेश दिया कि मैं कहीं भी हूँ, हर एक क्षण, हर एक पल मुझे ये मैसेज मिलना चाहिए कि मेरी प्रजा कैसे है, क्या है, उसको क्या समस्या है, और कहाँ मेरी
जरूरत है, तो हर एक पल पल की इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने जो महान अशोका के शासन में सबसे कम खर्च आर्मी में किया गया था। सबसे कम खर्च आर्मी यानी कि जो पुलिस दल है या सैन्य दल है, तो सबसे कम खर्च सैन्य दल में किया गया था, क्योंकि उस समय का एजुकेशन में ज्यादा खर्च किया गया था, लोगों को एक बेटर एजुकेशन दिया गया था, लोगों में नैतिक मूल्यों को इनकलकेट किया गया था, सहकारिता की भावना इनकलकेट हुई थी, जिसकी वजह से इंटरनल रेबेल्स भी बहुत कम होते थे, और उनकी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से जो बाह्य भी आक्रमण थे वो भी बहुत कम या नहीवत हुए। इसीलिए उनको अपनी आर्मी में लेस उन्होंने खर्च किया, और अदर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और उनकी प्रजा के लिए उन्होंने अपना ज्यादा खर्च किया। तो ये सभी एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो महान अशोका के शासन में थिंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं और वेलफेयर स्टेट का निर्माण करते हैं, और एक डिग्निफाइड लाइफ तक लोगों को ले जाने का एक आदर्श हमें देते हैं महान अशोका। और जब हम महान अशोका की बात करते हैं कि जिन्होंने एक समता मूलक समाज का निर्माण किया, और यहाँ तक कहा जाता है कि महान अशोका और कल्याणकारी राज्य दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय है, चाहे आप महान अशोका बोलो या चाहे आप कल्याणकारी राज्य बोलो। जब हम उनके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा जो थिंकिंग इम्प्लीमेंट किया गया, और एक समय में जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समाज परिवर्तन में एक बहुत बड़ा एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो उनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जिसमें कविताएं भी लिखी गई, और उन्होंने उनके हर एक राइटिंग में हर एक शब्द में हम थिंकिंग को इम्प्लीमेंट देखते हैं, उन थिंकिंग को हम देख सकते हैं। जैसे किसान का कोड़ा उनकी बुक है, जिसमें उन्होंने लिखा विद्या बिन मति गेली, यानी कि वी लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक। विद्या ना होने के कारण, शिक्षा ना होने के कारण उन्होंने अपना थिंकिंग इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो क्या समस्या थी, वो क्या प्रॉब्लम थी कि बहुजन समाज इस गुलामी में स्लेवरी कल्चर का विक्टिम बना हुआ है। और उन्होंने जब ये सब कुछ पढ़ा, सब कुछ जाना, एक्सप्लोर किया और अपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम की हमारे पास शिक्षा नहीं थी, जिसकी वजह से हम एबिलिटी टू थिंक गवा चुके हैं। सो वी लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक, जो कि लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में हम सभी को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें भी हम उनकी इम्प्लीमेंटेड देख सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज का निर्माण किया गया, ये भी उनकी थिंकिंग का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सत्य शोधक समाज एफिशिएंटली महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके साथ जो भी कार्यकर्ता एक्टिविस्ट रहे, उन सभी ने वर्क किया, और बहुजन समाज से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन या बहुत सारी ऐसे रिजिडिटी थी उसको दूर किया, और एक समृद्ध और जागरूक समाज का निर्माण करने में सक्षम हुए, और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम हुए बहुत संघर्ष के बाद। लेकिन उनकी हर एक प्रवृत्ति जो सत्य शोधक समाज के द्वारा हुई, वो समाज परिवर्तन आंदोलन में एक बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल टू एजुकेट, सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, एंड क्रिएट equal opportunity and possibility for social transformation movement। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि हम बहुजन समाज की महिलाएं भी अशिक्षित है, इसीलिए वो इतनी अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, वो इसीलिए इस गुलामी का विक्टिम बनी हुए है, और ज्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि महिलाओं को भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ मिलनी चाहिए, उनके लिए भी वो डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, उनको भी हर एक राइट, चाहे कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, हर एक राइट उनको मिलने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को एजुकेट किया, और उनके साथ उनको तैयार करने के साथ उन्होंने बहुजन समाज के, और उस समय उन्होंने हर एक समाज की महिलाओं के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया, एंड महिला एंड पुरुष
सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में क्रिएट की। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन सिस्टम में एक सोशल कंटेंट इंट्रोड्यूस किया कि समाज का इम्पोर्टेंस क्या है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कैसे हम समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने एक सोशल कंटेंट को भी इंट्रोड्यूस किया और साथ ही जब उनको मौका मिला तो उन्होंने हंटर कमीशन के सामने बहुत सारी जो अपनी मांगे डिमांड रखी थी, उसमें उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल एंड फ्री भी एक डिमांड थी कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो भी फ्री में मिलनी चाहिए। तो ये सभी एग्जाम्पल महात्मा ज्योतिबा फुले के हैं और बहुत सारे उनके जो कार्य के उन सभी में हम उनकी थिंकिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महानायक कांशीराम जी की, 21वीं सदी के महानायक जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बाद जो समाज परिवर्तन की जो गति थी वो कम हो चुकी थी, उसको फिर से उन्होंने एक्टिव किया, इस मूवमेंट को रिवाइटलाइज किया, रिजुविनेट किया, रिनोवेट किया और एक गतिशील अवस्था में इसको और मजबूत किया, कंस्ट्रक्टिव वे में उसको और डेवलप किया और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को एक बहुत बड़ा मूवमेंट को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, बामसेफ, DS4 एंड देन लास्ट में पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया। इन सबके साथ साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम महानायक कांशीराम साहब ने 25 जुलाई 1998 को पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम डिक्लेयर किया, जो कि जो बहुजन समाज की, क्योंकि उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि हमारी जो सामाजिक जड़ें हैं या जिसको हम कहते हैं कि गैर राजनीतिक जड़ें, वो मजबूत नहीं है और जब तक समाज मजबूत नहीं होता, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं आता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और इसी उद्देश्य से महानायक कांशीराम साहब ने पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम का निर्माण किया और इसको अनरजिस्टर्ड रखने के लिए कहा, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे हम समाज परिवर्तन में अपना एक्शन करेंगे, अपनी गतिशीलता के साथ अपना कार्य करेंगे। उन्होंने 1997 में जब भारत देश स्वतंत्र होने के 50 साल पूरे होते हैं, तब महानायक कांशीराम साहब ने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन रखा, व्हाई इज बहुजन समाज डिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि क्यों आज भी आजादी के इतने साल बाद भी बहुजन समाज आजाद नहीं है, ये डिपेंडेंट है। और ये सवाल आज भी जब हम 75 इयर्स कंप्लीट अपना 75 इयर्स 15 अगस्त को आ रहा है, तब भी हमारे लिए ये सवाल एज इट इज है, व्हाई इज बहुजन समाज डिपेंडेंट एंड फियर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और इस सवाल का हमें जवाब ढूंढना है और इसके साथ हमें अपने विचारशीलता और कृतिशीलता के साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गतिशील करना है, अपने डेलिब्रेट एफर्ट्स डालने हैं। Understand and handle the caste successfully for the benefit of बहुजन समाज। महानायक कांशीराम साहब ने कास्ट को समझा और उन्होंने कास्ट को हैंडल कैसे किया जाता है वो भी बहुजन समाज को एक प्रैक्टिकल अनुभव के साथ इंडिकेट किया। बहुजन समाज को एक एग्जाम्पल सेट किया कि जब तक जाति खत्म नहीं होती, जब तक ये कास्ट डिकास्ट नहीं होती या एनाइलेट नहीं होती, तब तक हम सभी को कास्ट को हैंडल करना सीखना होगा। जो बेनिफिशियरी क्लास है उसको इसके बेनिफिट लेने से रोकना होगा और जो डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी कि दो-धारी तलवार है, उस दो-धारी तलवार जो कास्ट है उसको हमें यूज करना है। और आज तक ये जो बेनिफिशियरी क्लास है वो कास्ट का यूज अपने बेनिफिट के लिए करते थे, लेकिन अब हमें बहुजन समाज को इस कास्ट का बेनिफिट लेना है और उनके ऊपर अटैक करना है और उन बेनिफिशियरी क्लास को इसका बेनिफिट लेने से रोकना है। महानायक कांशीराम साहब ने कहा कि आई डू नॉट सपोर्ट द आइडिया of imposing my thoughts on others,
मैं मैं ये इस बात को सपोर्ट नहीं कहा कि जो मेरी है वो मैं दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज करूँ, थोपूं, बट आई एम जस्ट नरेटिंग माई एक्सपीरियंस टू यू। मैं सिर्फ आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ, और इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट और नॉट। यानी कि मैं सिर्फ आप लोगों से के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसको नरेट करता हूँ, और अब ये आपके ऊपर है कि आप इन एक्सपीरियंस के माध्यम से कितना एडवांटेज ले पाते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले सकते। My only message to you all is that you should march ahead in the direction of formation of casteless society by means of right thinking। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि आप सब आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के साथ साथ जो हमें अचीव करना है, कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करना है, लेकिन एक राइट थिंकिंग के माध्यम से। तो हम सभी को राइट थिंकिंग के साथ ये जो कास्टलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है उसके तरफ आगे बढ़ना है, और इसीलिए हमें नीड ऑफ थिंकिंग है। हमारे महापुरुषों ने जो भी एक्शन लिया है, जो भी उन्होंने एक एक कदम लिया है, जो उन्होंने अपने राइटिंग्स में एक एक वर्ड लिखा है, वो हमें थिंकिंग करने पे मजबूर करता है। और जब तक हम थिंकिंग स्किल में एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक हम उनके जो हमें उन्होंने राइटिंग्स में दिया है या अपने एक्शन में दिया है, जो एक्सपीरियंस दिए हैं, उनको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और सही डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव वे में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सभी महापुरुषों ने जो अपना थिंकिंग इम्प्लीमेंट किया है, उन एक्सपीरियंस को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है और अपना आगे थिंकिंग करना है। महानायक महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, थिंकिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनके एग्जाम्पल, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि महान सत्याग्रह 25 दिसंबर 1927 को महान सत्याग्रह में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, और ये दहन के साथ उन्होंने हमें एक आदर्श दिया था महान अशोका के शासन का, और इसीलिए हम 25 दिसंबर को महान अशोका का कॉन्सेप्चुअल बर्थ मानते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें इंडिकेट किया था कि हमें उस शासन की तरफ जाना है, हमें उस महान अशोका के शासन का निर्माण करना है, जो समतामूलक समाज का एक एग्जाम्पल है। 1 मिनट। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महान सत्याग्रह के माध्यम से महान अशोका के शासन का, वो समतामूलक समाज का, वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के शासन का हमें एक आदर्श दिया था, और इसीलिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद जब हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ते हैं, जैसे कि कास्ट इन इंडिया है, एनालिसिस ऑफ कास्ट है, और अदर्स उनके जो स्पीचेस है, उनको जब पढ़ते हैं तब भी हम वहाँ पे थिंकिंग को देखते हैं, उनके थिंकिंग के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, जो हमें इस 21वीं सदी में भी और आने वाले समय के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है, एक सही डायरेक्शन देता है। एनालिसिस ऑफ कास्ट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस बताया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि बहुजन समाज, उन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा एक जो कविता लिखी गई है उसका रेफरेंस लिया, और मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि हम लोग जो हिंदू समाज है वो 2 वर्ल्ड में जी रहा है, जिसमें एक है जो डेड है और दूसरा जो पावरलेस टू बोर्न है। और ये समाज जिसकी तरफ मार्गदर्शन की ओर देखता है कि जो हमें मार्गदर्शन देगा, वो इस समाज को थिंकिंग करना मना करता है या थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाता है। वो कहता है कि आपको थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, जो कहा गया है, जो बोला गया है, उसको इमिटेट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसीलिए
वो जो हिंदू समाज है या जो हिंदू है उसकी ये ग्रेट ट्रेजेडी का निर्माण हुआ है और इसीलिए ये स्लेवरी कल्चर का निर्माण हुआ है। जिनकी तरफ हम देखते हैं वो डिसऑनेस्ट है और इनडिफरेंट है, यानी कि वो अप्रामाणिक है या वो उस तरह का ज्ञान नहीं देना चाहते, उस तरह का मार्गदर्शन नहीं देना चाहते जो सही डायरेक्शन में मिलना चाहिए, बल्कि ये थिंकिंग को नकारते हैं। लेकिन बहुजन समाज को अगर इस ट्रेजेडी से मुक्त होना है, हमें इस जो ऐसे हम ऐसे लोगों से मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं जो मार्गदर्शन अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, जो टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर खरा या उसके खरा नहीं उतरता, तो हमें ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है और ऐसे इंटेलेक्चुअल से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग बहुजन समाज का होना चाहिए जो उसकी लीडरशिप ले सके, और वे बुद्धिजीवी वर्ग ऑनेस्ट होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर अगर बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स प्रामाणिक हो, निस्वार्थ हो और हर एक तरह के चाहे ट्रेडिशंस हो या और भी इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हर एक तरह के बंधनों से मुक्त हो और स्वतंत्र हो, मानसिक इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन की जो हम बात करते हैं, अगर वो मानसिक मुक्त हो हर एक तरह के बंधनों से, तो ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग ही हमें एक सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है, बहुजन समाज को लीडरशिप दे सकता है और ऐसा मार्गदर्शन देगा जो थिंकिंग भी बता सकता है और जो टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे, ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज बताया, जो कि जो हमारे 2 लेक्चर हुए एजुकेशन में उसमें हम सभी ने डिटेल में देखा। एजुकेट यानी कि लर्न एंड टीच थिंकिंग, हमें थिंकिंग सीखना है, सिखाना है, क्योंकि थिंकिंग के माध्यम से ही हम क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड की तरफ जाएंगे और हर एक हमारे महापुरुषों को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके विचारों को हम और एक्सप्लोर कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और सोच विचार करने वाला समाज कभी बिकेगा नहीं या कभी भी विक्टिम नहीं बनेगा अपनी अनथिंकिंगनेस का, बल्कि अपनी थिंकिंग के माध्यम से वो खुद का भी डेवलप करेगा और बहुजन समाज का भी डेवलप करेगा। एजिटेट यानी कि लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटीज, हमें जब हम एजिटेट करते हैं, जब कोई भी एजिटेशन होता है तो उसमें संभावनाएं जब हमें दिखती है तभी हम उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें संभावनाएं सीखनी भी है एंड सिखानी भी है, और इस लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटीज के माध्यम से हम नई नई पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं और उन पॉसिबिलिटीज के माध्यम से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज यानी कि लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी, जब हमें बहुजन समाज जो अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है उसको हमें जोड़ना है, सामाजिक समन्वय करना है, हमें बहुजन समाज में सहकारिता की भावना को डेवलप करना है, तो हमें क्रिएटिविटी सीखना भी है और सिखाना भी है। जैसे कि महानायक कांशीराम साहब ने भी अपनी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जाति को इकट्ठा करके एक हमारे सामने एग्जाम्पल रखा कि हम एक पावरफुल पोजीशन पे आ सकते हैं और बहुजन समाज अपने खुद के लिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये लर्न एंड टीच थिंकिंग यानी कि एजुकेट, एजिटेट यानी कि लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइज यानी कि लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। हमने एजुकेशन की डेफिनेशन, ये जो हमने डिस्कस किया वो हमारे महापुरुषों के द्वारा जो थिंकिंग इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर था। महान अशोका ने कहा कि मैं चप्पल से चप्पल व्यक्ति से कार्य करवाने में या अधिकारी से कार्य करवाने में सफल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ थिंकिंग, क्योंकि मैं सोच विचार करने वाला हूँ, विचार कौशल में प्रवीण हूँ, इसीलिए मैं चप्पल से चप्पल व्यक्ति से कार्य करवाने में सक्षम रहा हूँ। राजर्षि साहू जी महाराज ने भी कहा कि मैं मेरा शासन या मेरा कार्य
मेरी थिंकिंग के माध्यम से करूंगा। मुझे कोई भी शास्त्रोक्त विधि की जरूरत नहीं है, कोई भी तिलक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे थिंकिंग के माध्यम से ही मेरा कार्य करूंगा। और इसी थिंकिंग के माध्यम से उन्होंने देखा कि बहुजन समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, कि उसका शोषण होता है, और इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज के शिक्षा के लिए अपने आगे कदम उठाए और उनकी शासन व्यवस्था में रिजर्वेशन पॉलिसी को भी उन्होंने एक्टिव किया लोगों। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी एजुकेशन के लिए उन्होंने सहकार दिया। तो इस तरह से जी महाराज ने अपने शासन में बहुत बताइए सारे ट्रेडिशन से मुक्त होके एक डेवलपमेंट के साथ और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपने डिसीजन लिए, जो एक समतामूलक समाज या समतामूलक शासन के निर्माण के लिए जरूरी थे। और भी जैसे हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, उनके जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तब हम उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं, और उनके स्टेटमेंट को समझने के लिए भी हमें अपनी थिंकिंग अप्लाई करनी होगी। हमने एजुकेशन की डेफिनेशन देखी जो एडवर्ड डी बोनो ने दी है। एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग, यानी कि बुद्धि, नॉलेज यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, एंड थिंकिंग यानी कि विचार कौशल्य। आज भी हम इस देश के एजुकेशन में देखते हैं कि जहाँ नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में हमें थिंकिंग स्किल नहीं सिखाया जाता। इस देश की एजुकेशन सिस्टम में थिंकिंग स्किल ना सिखाने की वजह से आज भी हमारा यूथ है कहीं ना कहीं मिसगाइड है, और कहीं ना कहीं वो अपना डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहा है। तो जब तक एजुकेशन में थिंकिंग ऐड नहीं होता तब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया को एक मैसेज दिया, और ये मैसेज ऑफ माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो टू इंडिया इन द इंटरव्यू ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने इंटरव्यू में बताते वक्त कहा कि इंडिया इज नॉट यूजिंग इट्स इंटेलिजेंस वाइजली, यानी कि इंडिया अपनी जो बुद्धिमत्ता है, क्योंकि इंडिया का एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा इस पॉपुलेशन में यूथ सबसे ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन यूथ की जो बुद्धिमत्ता है उसको वाइजली इंडिया यूज नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया इज नॉट यूजिंग इट्स इंटेलिजेंस वाइजली। उन्होंने कहा लेस प्रिविलेज्ड क्लास के लिए एक मैसेज दिया, फॉर द लेस प्रिविलेज्ड क्लास इट्स अ ह्यूज जंप बिकॉज often they have nothing else, so it's important for everyone to think creativity। उन्होंने कहा कि अगर ये जो लेस प्रिविलेज्ड क्लास है, अगर उसको थिंकिंग सिखा दिया जाए, वो अगर क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने थिंकिंग के माध्यम से, तो वो एक ह्यूज जंप ले सकते हैं और अपनी जो अभी की परिस्थिति है उसको छोड़ के, उस अनथिंकिंगनेस से निकल के अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में यूज करके खुद का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो समाज में आज भी, जैसे आज हम इंडिया में देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, गरीबी, और जो कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट, और इसके बाहरी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये इन सभी के सबसे ज्यादा विक्टिम बहुजन समाज बने हुए हैं, और आज भी इन सभी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इन सभी से अगर हमें बाहर निकलना है और बहुजन समाज का डेवलप करना है, तो हमें बहुजन समाज को थिंकिंग सिखाना होगा। और इसके लिए जब हम जो लेस प्रिविलेज क्लास है वो विचार कौशल्य में प्रवीण होगा, जब वो विचार कौशल्य की विद्या को जानेगा और समझेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो एक ह्यूज जंप ले सकता है। ये एडवर्ड डी बोनो जो कि माइंड गुरु है और पूरे विश्व में थिंकिंग सिखाते हैं, उन्होंने कहा। इसके साथ हम थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी। थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर अ पर्पस। थिंकिंग स्किल यानी कि विचार कौशल्य, ऑपरेसिव स्किल यानी कि शल्य चिकित्सा, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंस यानी कि हमारा जो अनुभव है, एंड पर्पस यानी कि कोई हमारा हेतु है, ऑब्जेक्ट है,
जब हमारा कोई भी पर्पस होता है, उस पर्पस के ऊपर हमें डिसीजन लेने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए और इस ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं, विचार करना शुरू करते हैं, तो उस समय हम हमारी बुद्धिमत्ता के माध्यम से, हमारी बुद्धिमत्ता को यूज करते हुए जो हमारे अनुभव है, क्योंकि हमारे अनुभव हमारे पास है, वो अनुभव हमें कहीं ना कहीं गाइड करते हैं, कहीं ना कहीं हमें सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें शल्य चिकित्सा करनी है, अनुभवों की चीर फाड़ करनी है, जिसकी वजह से, इसके माध्यम से जो हमारी थिंकिंग स्किल हम करते हैं, यानी कि कोई पर्पस के लिए हमारी बुद्धिमत्ता के द्वारा अनुभव के ऊपर जो शल्य चिकित्सा की जाती है, उसको थिंकिंग स्किल कहते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे ऑब्जेक्ट को सही तरह से उसके ऊपर अपना कृतिशीलता के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। चाहे हमारा कोई एक्शन हो, प्लानिंग हो, डिसीजन हो, उसके ऊपर हमें थिंकिंग स्किल अपना यूज करना है, हमारा विचार कौशल्य को यूज करना है और सही अपना पर्पस को सही डायरेक्शन में कार्य करना है अथवा कार्यान्वयन करना है। जब हम थिंकिंग की बात करते हैं, तो थिंकिंग अलग अलग टाइप्स के हैं, जिसमें मैंने कुछ टाइप्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेटरल थिंकिंग है, फॉरवर्ड और पैरेलल थिंकिंग है, डिजाइन थिंकिंग है। और इसमें जब हम देखते हैं लेटरल थिंकिंग, यानी कि it is for escaping from established ideas and perception in order to find new one. लेटरल थिंकिंग यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल या एस्टेब्लिश आइडियाज है, जो माइंडसेट है, उससे हमें एस्केप करना है और एक नया आइडिया को फाइंड करना है, नए उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है उसको हमें फाइंड करना है, यानी कि एक अलग सोचना, जो ट्रेडिशनल वे है या ट्रेडिशनल माइंडसेट है, उससे अलग हटके हमें सोचना है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले कि एक पानी का ग्लास है, वो आधा भरा हुआ है, तो हम उसके बारे में यही सोचेंगे कि या तो उस ग्लास में हम पानी डाल देंगे तो वो पूरा भर जाएगा, या उस ग्लास का पानी को निकाल देंगे तो वो खाली हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अलग सोचने की बात करें, अगर लेटरल थिंकिंग को उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें, तो हम ये कर सकते हैं, आप लोग भी सोचिए, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम उस पानी का जो है उसके साइज का अगर हम कोई ग्लास ले और उस ग्लास में पानी डाल दे, तो वो ग्लास भी पूरा भर जाएगा, वो ना आधा खाली रहेगा ना आधा भरा हुआ रहेगा। तो ये हुआ लेटरल थिंकिंग, यानी कि हमें डिफरेंट वे में जाके अपने आइडियाज को सोचना है, ना कि वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से या जो एस्टेब्लिश्ड वे है उससे हमें एस्केप करना है। फॉरवर्ड थिंकिंग, इट इज यूज फॉर गोइंग फॉरवर्ड टू सॉल्यूशन और कंक्लूजन, यानी कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके हम थिंकिंग करके सीधा फॉरवर्ड एक उसका सॉल्यूशन लेते हैं या कंक्लूजन लेते हैं। और पैरेलल थिंकिंग, यानी कि दिस मींस व्हाट अदर थिंग्स, व्हाट अदर अल्टरनेटिव्स, व्हाट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, व्हाट अदर परसेप्शन एटसेट्रा। मैं इन दोनों का एक एग्जांपल देख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉरवर्ड थिंकिंग, अगर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक डाइनिंग टेबल है, तो हम बोलते हैं कि हमारे सामने एक डाइनिंग टेबल है, तो ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग हुआ। लेकिन जब हम उसी एग्जांपल पे पैरेलल थिंकिंग इम्प्लीमेंट करेंगे या अप्लाई करेंगे, तो ये कहता है कि जो डाइनिंग टेबल है उसमें जो खाना हुआ है कि पड़ा है, कि जिसके ऊपर रोटी है, राइस है, सब्जी है, चम्मच है, प्लेट है, तो हर एक जो उसके वहां पे चीजें हैं उसको हम देखते हैं, तो ये पैरेलल थिंकिंग हुआ। इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल है कि 5+3 = 8, 5 और 3 को हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तो 8 होता है। लेकिन जब हम वही पैरेलल थिंकिंग में करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कि जैसे कि 4+4 भी 8 होता है, या और भी अगर एग्जांपल है कि 5+2+1 करेंगे तो भी 8 होगा। तो ये है पैरेलल थिंकिंग। अगर हम कोई व्यक्ति के ऑफिस में जाते हैं और वहां पे लॉ से रिलेटेड बुक्स देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई लॉयर का ऑफिस है।
लेकिन उसी ऑफिस में अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो वहां पे देखता है कि बुक्स है, फिर वहां पे पेंटिंग है, वहां का इंटीरियर है, वहां पे कोई डॉग है या कैट है या फ्लावर्स है, तो ये सभी चीजों को वो ध्यान में लेता है। उसके बाद भी कंक्लूजन आ सकता है कि ये लॉयर्स का ही ऑफिस है, लॉयर का ही ऑफिस है, लेकिन उनके थिंकिंग में डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड थिंकिंग और पैरेलल थिंकिंग। फॉरवर्ड थिंकिंग में हम डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन और कंक्लूजन की तरफ फॉरवर्ड जाते हैं, और पैरेलल यानी कि हर एक चीज को हम ध्यान में लेते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक थिंग्स को देख के फिर अपना डिसीजन लेते हैं। इसके बाद डिजाइन थिंकिंग, जो आज के 21वीं सदी में, जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करें या सोशल मूवमेंट की भी बात करें, तो डिजाइन थिंकिंग भी एक इम्पोर्टेंट है। तो व्हाई वी नीड डिजाइन थिंकिंग? टू इनोवेट एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि प्रोग्राम नीड टू इनोवेट और डाई to adopt an innovative culture through design thinking to achieve our AGO, यानी कि हमारे कोई भी हमारे जो एम है, गोल है एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको अगर हमें कंस्ट्रक्टिव वे में सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए डिजाइन थिंकिंग जरूरी है। ये डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से हम हमारे जो कार्य है उसको डिजाइन करते हैं, और उस डिजाइन के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हम डिजाइन थिंकिंग का यूज करते हैं डिजाइन वे के साथ जब हम करते हैं, तो वो हमारा वो कार्य सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है, और जो हमें आउटकम चाहिए वो हमें मिल सकता है। For society to solve human problems, design is directed towards human beings. To design is to solve human problems by identifying them and executing the best solution. यानी कि जो एक डिजाइनर एंड आर्टिस्ट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब हम ह्यूमन बींग्स की यानी कि मानव की जो समस्याएं हैं, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रॉब्लम, ह्यूमन जो इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के उसको बेस्ट सॉल्यूशन को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो डिजाइन थिंकिंग जरूरी है। डिजाइन्स फंडामेंटल रोल इज प्रॉब्लम सॉल्वर। जब हम थिंकिंग की बात करते हैं तो हर एक थिंकिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देता है, जो हमें आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम और कैसे हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जिसके लिए थिंकिंग जरूरी है। तो डिजाइन फंडामेंटल रोल इज प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि डिजाइन का मूलभूत जो रोल है वो है प्रॉब्लम सॉल्व करना। डिजाइन थिंकिंग क्या है? Design thinking is part and parcel of what goes through a designer's mind in every single design project. यानी कि जो व्यक्ति डिजाइन करता है, प्लानिंग करता है उसके ऊपर, वो पार्ट एंड पार्सल सभी के लिए होता है। जो डिजाइनर्स के माइंड से जो एवरी सिंगल पॉइंट होता है वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है और ये पार्ट एंड पार्सल बनता है। इट इज अ पावरफुल थिंकिंग टूल that can drive a brand, business or an individual forward positively. यानी कि ये एक थिंकिंग टूल, लेकिन ये पावरफुल थिंकिंग टूल है जो हमारा ये खास तौर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। तो ये कोई भी ब्रांड है, कोई भी बिजनेस है या इंडिविजुअली कोई भी उनका है, तो उसको डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से हम सही तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। इट कैन गो बियॉन्ड प्रोडक्ट डिजाइन, यानी कि जो प्रोडक्ट की डिजाइन है उसके और ऊपर उसको आगे लेके जा सकता है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करता है। जो हम देखते हैं डिजाइन थिंकिंग में, तो द डिजाइन एक्शन प्लान इज अ फ्रेमवर्क that contains a series of action phases that execute the design thinking process. जो डिजाइन का एक एक्शन प्लान है, इसका एक फ्रेमवर्क है जो आगे हमें थिंकिंग प्रोसेस को डिजाइन करता है। इट इज अ रोड मैप, ये एक रोड मैप है that tells people involved in a project whether they are going to be on the right track. डिजाइन के माध्यम से एक रोड मैप तैयार होता है, तो जो उस प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े लोग हैं उनको वो बताता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट के साथ हमारा कोई भी जो रोड मैप इन्वॉल्व है
वो सही ट्रैक पे, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में कार्यरत है या नहीं, और अगर हम उसको सही डायरेक्शन में डिजाइन कर पाते हैं तो हम वो आउटकम हमें मिल सकता है। जिसमें फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एम्पैथाइज या एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि सिंपैथी से आगे जाना। सिंपैथी यानी कि अगर कोई व्यक्ति का कोई समस्या है तो सिर्फ हम उसकी समस्या के ऊपर अपना अफसोस जाहिर करते हैं या कुछ उनको बताते हैं। लेकिन एम्पैथाइज यानी कि उससे आगे जाके उनकी जो समस्या है उसको जानना, समझना, उसकी समस्या सॉल्व करना, उसको सहकार देना। अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर बनती है तो उस प्रोडक्ट का हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट बनी है उसके लिए ये क्या इफेक्ट है, उसका क्या माइंडसेट है, उसको समझ के फिर उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। यानी कि अंडरस्टैंड द कस्टमर्स या यूजर्स, इसके लिए एम्पैथी की जरूरत है। और जब हम सोशल मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो समाज के लोग हैं उनको हमें समझना है और उसके साथ हमारा आगे प्रोग्राम हमें डिजाइन करना है। डिफाइन यानी कि टू डिफाइन क्लियर प्रोजेक्ट्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो प्रोजेक्ट है, उसको क्लियरली जब हम डिफाइन कर पाएंगे तभी हम सही डिजाइन कर पाएंगे। आइडिएट यानी कि टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। हमें उन आइडियाज एंड सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना है और नए नए आइडियाज को जानना, समझना है और उसको एक्सप्लोर और उसके सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने हैं, सर्च करने हैं। प्रोटोटाइप टू बिल्ड एंड विजुअलाइज आइडियाज एंड सॉल्यूशन। हमें प्रोटोटाइप यानी कि हमें जो आइडियाज है उनको बिल्ड करना है, उनको विजुअलाइज करना है कि इसका क्या परिणाम आएगा, कैसे इस आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एंड इनका सॉल्यूशन सर्च करना है, फाइंड करना है। टेस्ट, हमें टेस्ट करना है डिजाइन, इस 4 पॉइंट के बाद टेस्ट करना है। यानी कि टू रिव्यू एंड डिसाइड, यानी कि हमें इसके माध्यम से जो हमें डिजाइन किया है हमने जो, उसको हमें रिव्यू करना है और उस रिव्यू के बाद इसको डिसाइड करना है कि हमें इस तरह से अपना कार्य करना है। तो एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, ये 5 इंपॉर्टेंट है जो फ्रेमवर्क है कि जिसके माध्यम से हम डिजाइन थिंकिंग को एक प्रोसेस में जाके इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन थिंकर्स माइंडसेट, जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि एम्पैथी यानी कि थिंक यूजर्स फर्स्ट माइंडसेट, सबसे पहले जिनके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं उनका माइंडसेट हमें समझना है। आस्क द राइट क्वेश्चंस माइंडसेट, यानी कि उस माइंडसेट के माध्यम से हमें सही क्वेश्चन पूछने हैं, जानने हैं और फिर अपने आइडियाज को आगे डिसाइड करना है। बिलीव यू कैन ड्रॉ माइंडसेट, हमें उन माइंडसेट को तैयार करने में, क्रिएट करने में या माइंडसेट के लिए जो हमारे आइडियाज है उसको हमें उसके ऊपर हमें बिलीव करना है। कमिट टू आइडिएट माइंडसेट, यानी कि हमें उसके ऊपर कार्य करना है। एंड प्रोटोटाइप टू टेस्ट, उस आइडियाज एंड उसका जो सॉल्यूशन है उसको देखना है। और प्रोटोटाइप टू टेस्ट यानी कि हमें रिव्यू करना है और फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना है। तो ये डिजाइन थिंकिंग के बारे में, इसके बारे में भी हम बहुत सारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने बेसिक जो सभी थिंकिंग टाइप्स है उसके बारे में हमने बेसिक डिस्कशन किया हुआ है। डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। यानी कि डिजाइन का मतलब ये नहीं है, हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट डिजाइन का ये रहता है कि कैसा दिखता है या कैसा फील होता है, कैसे कार्य करता है, लेकिन डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स, यानी कि हमें वो डिजाइन इस तरह से करना है। डिजाइन का मीनिंग ये है कि ये कैसे कार्य करेगा, हाउ इट वर्क्स। तो ये है डिजाइन के बारे में। और ये स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ है, उन्होंने डिजाइन थिंकिंग के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। जिसके बाद हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, सीवीएस डज नॉट इक्वल टू बीवीएस, जो कि माइकल हेविट ग्लिसन इन्होंने दिया है, जो एडवर्ड डी बोनो के साथ जुड़े थे बहुत लंबे समय तक। तो माइकल हेविट ग्लिसन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, सीवीएस डज नॉट इक्वल टू बीवीएस। सीवीएस यानी कि करंट व्यू सिचुएशन एंड बीवीएस यानी कि बेटर व्यू सिचुएशन।
जब हम देखते हैं कि in any situation thinking involves two basic process, escaping from your current view of situation and searching for a much better view of the situation. जब हम थिंक करते हैं, जब हम कोई भी अपना थिंकिंग करते हैं कोई भी पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले हम हमारे जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम एस्केप करते हैं, उसको हम छोड़ते हैं और फिर हम एक अच्छे एक बेटर वे में अथवा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ उसको सर्च करते हैं। और एस्केप और सर्च करने के लिए हमें थिंकिंग करना है, यानी कि एस्केप प्लस सर्च इज इक्वल टू थिंक। द करंट व्यू ऑफ सिचुएशन कैन नेवर बी इक्वल टू द बेटर व्यू ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो हमारा जो सीवीएस है वो कभी भी बेटर व्यू सिचुएशन से इक्वल नहीं होगा, यानी कि करंट व्यू सिचुएशन से हमारा बेटर व्यू सिचुएशन है वो बेटर ही रहेगा। अगर करंट व्यू सिचुएशन हमारा अभी कुछ भी है, लेकिन अगर उसको आगे हम देखेंगे कुछ टाइम बाद, तो वो हमारे लिए एक बेटर व्यू सिचुएशन ही रहेगा, सीवीएस से बेटर ही रहेगा। एस्केप फ्रॉम योर सीवीएस एंड सर्च फॉर अ बीवीएस, यानी कि सीवीएस टू बीवीएस जाना है, हमारे करंट व्यू सिचुएशन से हमें एस्केप करना है एंड बेटर व्यू सिचुएशन को सर्च करना है। जैसे कि अगर अभी हम विक्टिम है स्लेवरी कल्चर के, तो हमें इससे एस्केप करना है और हमें एक डिग्निफाइड लाइफ को सर्च करना है, तो हमारा करंट व्यू से बेटर व्यू सिचुएशन रहेगा। You can search for a better view situation that is 10 times better than your CVS. जब हम थिंक करते हैं, जब हम एस्केप करते हैं और सर्च करते हैं, तब हम हमारे लिए एक बेटर व्यू सिचुएशन को सर्च कर सकते हैं और हमारे करंट व्यू सिचुएशन से 10 गुना बेटर व्यू सिचुएशन को हम सर्च कर सकते हैं बाय दिस सीवीएस एंड बीवीएस। एस्केप प्लस सर्च इज इक्वल टू थिंक। एस्केप, if we can escape from our current view of current viewpoints and established way of doing things, our CVS, we can escape or our CVS, we can then take a quantum leap ahead of our own experience and jump to a much better way of BVS. We can experiment and we can innovate, यानी कि जब हम हमारे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से एस्केप करते हैं, जो हमारा एस्टेब्लिश वे ऑफ डूइंग है, हमारा एक डिसाइडेड वे है कि जिससे हम हमारा कार्य करते हैं या हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये हमारा करंट व्यू सिचुएशन है। लेकिन जब हम उस एस्केप करके सर्च करते हैं, तब हम एक क्वांटम लीप यानी कि एक बड़ा लीप लेते हैं और इस लीप के माध्यम से हम एक बेटर हमें एक्सपीरियंस मिलता है और एक मच बेटर वे हमारे लिए हम सर्च कर सकते हैं और उसकी तरफ हम जंप करते हैं एंड हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड इनोवेट कर सकते हैं बाय एस्केप एंड सर्च, यानी कि हमारे करंट व्यू सिचुएशन से हमें एस्केप करके बेटर व्यू सिचुएशन को सर्च करना है। Search for alternatives, options and possibilities because there is always a BVS, यानी कि जब हम सर्च करते हैं, जब हमने एस्केप किया अपने ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम जब सर्च करते हैं तो हम अल्टरनेटिव्स को अलग अलग है, हमारे ऑप्शन है या पॉसिबिलिटीज है जिसको हम सर्च करते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अ बेटर व्यू सिचुएशन। हम जब डेलिबरेटली एफर्ट करेंगे तो हमें ऑलवेज एक बेटर व्यू सिचुएशन का बेटर वे मिलेगा और बेटर व्यू सिचुएशन की तरफ हम जा सकते हैं। There are always many different ways of looking at any particular situation. कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ देखने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई एक सिचुएशन हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जब कोशिश करते हैं, तब हम इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और तब हमें और अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज भी दिखती है। Whatever it is that we are currently doing, someone else somewhere is already doing it a much better way. जो कुछ भी हम आज करते हैं या अभी कोई भी हमारा कार्य करते हैं, वो और कोई व्यक्ति इसको और मच बेटर वे में कहीं और इससे भी अच्छे रास्ते से अच्छे वे में इसको कर रहा होगा। तो once we escape from the CVS, जब हम करंट व्यू से करंट वे से एस्केप करते हैं, तो वी कैन सर्च फॉर द बीवीएस फॉर मच बेटर वे, हम एक मच बेटर वे को सर्च कर सकते हैं। थिंकिंग इज अ स्किल
जैसे कि हम डिस्कस किया कि थिंकिंग एक स्किल है और एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल इसीलिए है कि ये हमारे ब्रेन को एक ट्रेन करती है। जो थिंकिंग इज लाइक ब्रीदिंग, हमारे हर एक सिचुएशन, हर एक एक्शन और हमारे जीवन के, व्यक्तित्व के, हर रोज के हर एक कार्य में थिंकिंग इन्वॉल्व है। और इस अगर थिंकिंग को हम समझ पाए, इस थिंकिंग स्किल को डेवलप कर पाए, तो ये हमारे लिए एक बेटर पॉसिबिलिटीज का निर्माण कर सकते हैं, एक बेटर व्यू सिचुएशन का निर्माण कर सकते हैं। सो थिंकिंग इज अ स्किल, ये एक कौशल्य है to become proficient in escaping from your CVS and searching for a BVS। ये एक ऐसी स्किल है जो हमें प्रोफिशिएंट बनाती है, कला में प्रवीण बनाती है, कि जिसकी वजह से हम करंट व्यू सिचुएशन से एस्केप करते हैं एंड बेटर व्यू सिचुएशन को सर्च कर सकते हैं, करते हैं द मच बेटर वे को सर्च करते हैं। ऑलवेज इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, यानी कि जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसको हर एक बार इसको इन्वॉल्व करता है रिपीटेशन, हमें रिपीट करना है अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको एटलीस्ट 10 टाइम्स। यानी कि इफ वी आर टू बिल्ड न्यू कॉग्निटिव पैटर्न्स एंड एक्वायर स्किल एंड वर्चुअसिटी, अगर हमें इस कला में प्रवीण होना है, इसको हमें संज्ञात्मक पैटर्न तैयार करना है, तो हमें इस सीवीएस से बीवीएस तक जाने के लिए एस्केप प्लस इज इक्वल टू थिंक की जो हमारी एक्टिविटी है उसको हमें रिपीटेशन करना है, और उसके माध्यम से हमें अपना थिंकिंग को और बेटर करना है, हमारे थिंकिंग स्किल को और डेवलप करना है। और जब हम थिंकिंग स्किल के बारे में डिस्कस करते हैं तो थिंकिंग स्किल, एडवर्ड डी बोनो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं बहुत ही कम में से लोगों को देखता हूँ आज कि जो कहता है कि मैं थिंकर हूँ। और मेरा, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये बुक लिखने का मेरा इसीलिए मैंने ये बुक लिखी कि जिससे मैं बहुत सारे जो वर्ल्ड में लोग हैं वो ये कहे कि आई एम अ थिंकर एंड आई एम एंजॉइंग थिंकिंग, यानी कि मैं एक थिंकर हूँ और मैं इस थिंकिंग को एंजॉय करता हूँ। जो हमारा माइंडसेट है कि थिंकिंग सिर्फ कुछ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है या कुछ वर्ग है वो ही थिंकिंग में मास्टर होते हैं, कला प्रवीण होते हैं, ये गलत बात है। या फिर जन्म से ही व्यक्ति में वो थिंकिंग की कैपेसिटी होती है, लेकिन नहीं, थिंकिंग को सीखा भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, इसको डेवलप भी किया जा सकता है। तो हम सभी आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो थिंकिंग स्किल के टूल्स है उसको हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे, और हमारे जो थिंकिंग स्किल है उसको हम और डेवलप करने की कोशिश करेंगे और सीखने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसका अल्टीमेट एम है कल्टीवेशन ऑफ माइंड, और ये कल्टीवेशन ऑफ माइंड तभी हो सकता है जब हम थिंकिंग करने में प्रवीण हो, जब हम विचार कौशल्य में प्रवीण हो। तो इसी बात के साथ मैं मेरा आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।